मैं कुमकुम जैन आप सभी के सामने आई हूँ फिर से एक बार। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 में नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टाइक्योमेट्री दोष पढ़ लिए थे। आशा करती हूँ आपने वह वीडियो पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो बच्चों पहले वो वाला वीडियो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या कहता है। देखो ये होते हैं बच्चों दो प्रकार के। पहले इस चार्ट को समझ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते किसे हैं। तो अपना पहला है इसमें धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु अभाव दोष। ठीक है, धातु आधिक्य दोष भी जब तो दो भागों में बटेगा, ऋणायन की रिक्तिकाएं और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। कि अंतराकाश वाली स्थिति पर धनायन आ जाए तो। और धातु अभाव दोष में जिस प्रकार से यह ऋणायन रिक्तियां उसी प्रकार से यह धनायन रिक्तियां और अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। चलिए बच्चों अब हम जानते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होते हैं। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मत भूलिएगा बिना कॉपी पेन लिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए बच्चे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की क्या परिभाषा है। यदि किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात रासायनिक सूत्र वह नहीं रहता जो दोष उत्पन्न होने के पूर्व था, तो यह नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था, हमने पहले की स्थिति में वह रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ रासायनिक सूत्र में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यौगिक का रासायनिक सूत्र मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होता है। धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात बदल जाता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ से हम यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से जैसे मान लीजिए अपने पास कोई जालक है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 6 आयन तो अपने ए के हैं और 6 ही किसके हैं, बी के हैं। तो आप जब यहाँ से इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और सूत्र आएगा ए बी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर से एक धनायन निकल गया। धनायन क्या हो गया, निकल जाता है। धनायन निकलने के पश्चात एक धनायन निकल गया, तो यहाँ से ए और बी का अनुपात, ए 6 में से क्या रह जाएंगे, या 6 थे तो क्या रह जाएंगे यहाँ 5, और बी की संख्या कितनी रह जाएगी 6। अब 5:6 का सरल अनुपात क्या निकलेगा, 5:6, अर्थात सूत्र बन गया A5B6। पहले सूत्र क्या था ए बी, अब सूत्र क्या बन गया A5B6। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों सूत्र जो थे ये दोष उत्पन्न होने से पूर्व था और ये दोष उत्पन्न होने के पश्चात। दोनों ही परिस्थिति में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो इस प्रकार अगर सूत्र अलग अलग हो जाए तो वह क्या कहलाता है, यह नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। चलिए बच्चों अब आप देखते हैं आगे की चीज में अपने पास जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर हमने बताया था दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, वो होता है अपना धातु आधिक्य दोष और धातु को आधिक्य दोष और ऋणायन रिक्तिकाएं। देख लीजिए बच्चों नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष में हम दो तरह के पढ़ेंगे। एक तो धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे, और धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का होता है। एक ऋणायन रिक्तिकाएं अर्थात ऋणायन की जगह खाली स्थान, और दूसरा अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति। कहने का मतलब ये हो गया इस वाले दोष में धातु की मात्रा बढ़ने लगेगी। धातु की मात्रा दो ही तरह से बढ़ सकती है, या तो ऋणायन बाहर निकल जाए, वे ऋणायन रिक्तिकाएं हैं। इसका मतलब क्या है, ऋणायन की खाली जगह। रिक्तिका मतलब क्या होता है, खाली जगह, अर्थात ऋणायन अपना स्थान छोड़ जाए या फिर उस जालक के अंदर बाहर से धनायन आ जाए। दोनों ही केस में धातु मतलब कैसा, धनायन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। अर्थात किसी भी तरह से धनायन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो वह धातु आधिक्य दोष कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ समझ लीजिएगा धातु आधिक्य दोष में, इस दोष में धनायन का आधिक्य होता है। मैंने पहले ही बता दिया था धातु आधिक्य दोष में किस चीज़ की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर धनायन की मात्रा ज़्यादा होगी। और ये दो प्रकार से होगा, ऋणायन रिक्तिकाएं और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन का आ जाने से। तो पहला है अपना ऋणायन रिक्तिकाएं। देखिए ऋणायन रिक्तिका में क्या होता है कि कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो लिख लीजिए इसके अंदर कि कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं।
बाहर निकल जाते हैं। इसको अभी हम चित्र से समझेंगे कि किस प्रकार से समझ सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए पहले बच्चों इसको समझ लीजिए आप। ये अपना क्या है, क्रिस्टल। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें अंदर हमने लिख दिया A+, यहाँ पे क्या आएगा B-, इसी तरह से A+, यहाँ पर क्या आएगा B-, A+, यहाँ नहीं आएगा अपने पास, ये अपना A+ है ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे B-, B के नीचे क्या आएगा A के नीचे B, B के नीचे A। समझ में आ रहा है मैं कैसे भर रही हूँ? A के नीचे B के नीचे A के नीचे B और B के नीचे A। ठीक है, धनायन के नीचे क्या भरा हमने, ऋणायन को भर दिया। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है, मैंने कहा ऋणायन अपना जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब जैसे हमने बात की यहाँ से इस वाले ऋणायन की, ये वाली है ना, ये क्या है अपना B- है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ये जो B- था बच्चों, इसको यहाँ से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकल गया तो इस स्थान पर क्या बना रह गया बच्चों, ये बन गया अपना छिद्र। क्या बन गया बच्चों, यहाँ से अपना छिद्र यहाँ से तैयार हो गया। एक सेकेंड, यहाँ से इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये क्या बन गया बच्चों, छिद्र बन गया। ठीक, अब क्या होता है, अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ से, इसके अंदर धनायन कितने, एक बार गिनिए इसके अंदर धनायन। एक इसके अंदर कितना धनायन है, 2 धनायन। ये देखो 1 धनायन और ये 2 धनायन। इसके अंदर कितने धनायन है, 1 धनायन 2 धनायन, ऐसे कितने हैं 2, अर्थात हर एक लेयर में 2 धनायन है। तो आपके सामने स्क्रीन है, एक बार गिन लीजिए कितने धनायन है हर एक में। तो इसके पास अब तक 6 धनायन आपको नजर आ रहे हैं। तो धनायन कितने हैं बच्चों इस वाले क्रिस्टल के अंदर, 6 A+ है कि नहीं है, 6 A+। दो गिन देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद ऋणायन गिनिएगा, ऋणायन गिनने गए इसके बाद, देखो ऋणायन भी हम इसके बाद गिनेंगे कि ऋणायन कितने हैं। देखो यहाँ से अपने पास 1 2 3 4 5 आपको दिखेगा, इसके अंदर 5 कितने हैं, ऋणायन हैं। B कितने हैं, ऋणायन 5 हैं। अब मुझे बताइए पूरा क्रिस्टल जालक जो है अपना, एक सेकंड बच्चों यहाँ से थोड़ा सही कर दें हम इसको, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से 5 ऋणायन है। अब अगर मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर इस क्रिस्टल को दोषयुक्त हो गया, इस समय ये क्रिस्टल कैसा हो गया, दोष वाला हो गया, क्योंकि पहले स्थिति क्या थी, पहले थी 6 तो A+ थे और 6 ही B- थे, तो यहाँ पे सूत्र AB बन जाता। लेकिन अब सूत्र जो है वो चेंज हो गया है, वहाँ A तो 6+ हो गए और 5 B- हो गए। अर्थात अब इसके अंदर आप बात करें, अगर इस स्थिति को देखें, ये वाली स्थिति देखिए, इसके अंदर 6+ है और 6- है, अर्थात पूरा क्रिस्टल कैसा है, उदासीन है। लेकिन जब क्रिस्टल में से ये ऋणायन बाहर निकल गया, ऋणायन बाहर निकलने के बाद स्थिति क्या हो गई है बच्चों, वो देख लीजिए एक बार कि ऋणायन जैसे ही बाहर निकला है तो इस स्थिति में ये पूरा जो क्रिस्टल है ये कैसा हो गया है, धनावेशित हो गया है। क्यों हो गया धनावेशित, क्योंकि संतुलित नहीं है। 6 तो प्लस हो गए और 5 माइनस हो गए, तो ओवरऑल 1 प्लस ज़्यादा है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। और अगर प्लस ज़्यादा है अर्थात पूरा क्रिस्टल कैसा हो गया है, वो धनावेशित हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्रिस्टल को क्या बनाए रखने की ज़रूरत है, क्रिस्टल को उदासीन बनाने की ज़रूरत है। तो क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए यहाँ पे बच्चों इस छिद्र के अंदर क्या प्रवेश करने लगते हैं, इस छिद्र के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगते हैं। क्या प्रवेश करने लगेगा बच्चों, यहाँ से इस छिद्र के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने लगता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो छिद्र है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, तो इस छिद्र को, इलेक्ट्रॉन युक्त छिद्र को F केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, F केंद्र कहा जाता है। फर्क क्या पड़ा, F केंद्र क्यों कहा गया, इस F केंद्र की वजह से होता क्या है बच्चों, ये F केंद्र वर्ड कहाँ से आया है, F का मतलब है इसके अंदर फेराबे, और फेराबे जो है बच्चों एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है, एक फेराबे एक जर्मन शब्द है, और इसका कलर मतलब होता है, इसका फेराबे का मतलब होता है बच्चों कलर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कलर।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको एक बुरी चीज़ मैंने क्या बताई कि दोष उत्पन्न होने से पहले क्रिस्टल जो था उदासीन था, लेकिन जैसे ही दोष उत्पन्न हुआ, ऋणायन भार हुआ, तो क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए उस ऋणायन वाले छेद में वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करते हैं इस छिद्र में, तो इस इलेक्ट्रॉन युक्त छिद्र को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन युक्त छिद्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम एफ केंद्र या एफ सेंटर कहते हैं। ये एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल जालक कलरफुल होने लगता है। क्या होता है यहाँ से, एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल जालक रंगीन दिखाई देता है। जब क्रिस्टल जालक यहाँ से रंगीन दिखाई देगा, तो यहाँ से ऐसा क्यों होगा कि क्रिस्टल जालक रंगीन दिखाई दे, कारण बताते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाली चीज़, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चलो मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ते ही यह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। निम्न से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। जब निम्न से उच्च ऊर्जा, तो उच्च ऊर्जा से वापस कहाँ आएगा बच्चों, वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न स्तर में और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता और जाता है, तो यहाँ पर कुछ विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इतना आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तथा अस्थायी होने के कारण निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय दृश्य प्रकाश क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इतना आपने बोर के मॉडल में आपने लाइमन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी ये सारी पढ़ी थी। तो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और जालक रंगीन कलरफुल दिखाई देता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल में रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नोट करनी है, एफ केंद्र वाली, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए, चाहे आप साथ साथ लिख रहे हैं तो, कि कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक में से छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस स्थान पर छिद्र बन जाता है। इस स्थान पर छिद्र बन जाता है। जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए इस छिद्र में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन युक्त छिद्र को एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एफ का अर्थ फैराबे होता है। आप चाहे तो बच्चे यहाँ से नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता ही दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आपको यहाँ से इसकी क्या मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी। जर्मन भाषा का वर्ड है बच्चे फैराबे। जर्मन भाषा के इस शब्द का अर्थ रंगीन होता है। ठीक है, और एफ केंद्र के कारण जालक रंगीन दिखाई देता है। एफ केंद्र के कारण जालक रंगीन दिखाई देता है। अब आती है बच्चों प्रश्न की बारी कि प्रश्न कैसे आता है पेपर में, यहाँ से वो हम देख लेते हैं। हम मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो तो बनाएंगे ही जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, है ना, पहले कि NaCl नमक को सोडियम वाष्प के साथ, किसके साथ,
सोडियम वाष्प के साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो पीला रंग दिखाई देता है। तो पेपर में आ जाए कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करने पर पीला रंग दिखाई देता है, क्यों? तो आपका सीधा उत्तर होगा एक लाइन में एफ केंद्र के कारण। यह आपको पूरा लिखना है। तो एफ केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाते हैं, वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आते समय यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन करते हैं, अतः जालक रंगीन दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल, KCl प्लस पोटेशियम की वाष्प, जिससे जालक कैसा दिखाई देता है बच्चों? बैंगनी दिखाई देता है। इसका भी आंसर वही होगा, एफ केंद्र के कारण। या आपसे कह दे लिथियम क्लोराइड प्लस लिथियम की वाष्प, इसके कारण बच्चों जालक दिखाई देता है गुलाबी। तो इन सब का एक ही कारण है, वो है एफ केंद्र के कारण। ठीक है, आपको सीधा आंसर लिखना होगा एफ केंद्र के कारण। ठीक, इसी के साथ साथ आप चलेंगे, इसमें लिख लीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि एफ केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं लिखवा देती हूँ, आप लिखते जाइए। एफ केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तथा वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, अतः जालक रंगीन दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका अपने पास पूरा एफ केंद्र का पक्का मटेरियल। ठीक है, अब अपने पास दूसरा है अंतराकाश में धनायन की उपस्थिति। क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, क्वेश्चन की चिंता मत कीजिएगा, आप चाहे तो लिख लीजिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ से बी पॉइंट, देख लीजिए बच्चों। अगला है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति कैसे होगी वो हम बता देते हैं। मान लीजिए एक क्रिस्टल है जो पूरा की पूरा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। इसी तरह से मैंने आपको पूरा क्रिस्टल लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने पूरा क्रिस्टल, जिंक के नीचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे जिंक। अब वो कह रहा है इस पूरे क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, अतिरिक्त धनायन अगर यहाँ प्रवेश कर जाएं, इसको पूरे तरीके से समझाऊंगी अभी केवल मोटे तौर पे। अतिरिक्त धनायन कौन सा है, जिंक+2। जिंक+2 इसके अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया। तो इस धनायन को उदासीन बनाने के लिए यहाँ पे कितने प्लस आए हैं, यहाँ पर 2 प्लस आए हैं और ये 2 प्लस, कितने प्लस हो गए, 4 प्लस एक्स्ट्रा है, अर्थात कितने पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गए, 4 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब धातु ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या आ जाएंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ जाएंगे, जिससे क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर धनायन की उपस्थिति अर्थात जिंक की उपस्थिति इस क्रिस्टल में बढ़ गई। तो आखिर हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि मैडम ऊपर से जिंक आ गया, ऐसे थोड़ी आ जाएगा ऊपर से जिंक। तो यहाँ से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जिंक वास्तव में कैसे आया। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। यहाँ पर हम बच्चों देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम इससे समझते हैं। क्वेश्चन है अपना कि Zn को गर्म करने पर यह पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, ये अपना पूरा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर बच्चों इसमें से जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। कैसे बाहर निकल जाती है, ये यहाँ से अब आप अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहाँ से इसको मैं सरल समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु अपने पास ऑक्सीजन है, एक ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितने से मिलके बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन मिलके बनेगा बच्चों O2 से। मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए, 2। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, O2 बन गया।
O2 बनते समय लेकिन इसमें देखा कि यहाँ पर अपने पास O-2 और O-2 को जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा O2 और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अर्थात गर्म करने पर ऑक्सीजन मिली और क्या मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले, बिल्कुल मिले। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से बच्चों, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गई, ये दोनों की दोनों बाहर निकल गए, तो साथ साथ हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड भी हट गया, ये वाला बंध हट गया, ये बंध हट गया और ये बंध भी हट गया, अर्थात ये ऑक्सीजन फ्री हो गई। इस तरह से ये वाला बंध हट गया, ये वाला बंध हट गया और ये वाला, अर्थात ये वाली जो ऑक्सीजन थी वो फ्री हो गई, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। देखो इस तरह की स्थिति हो जाएगी, मतलब जैसे ही O2 बाहर निकलेगी तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन फ्री होके निकल जाएगा। जब O2 ही बाहर निकल गई बच्चों, तो यहाँ से केवल क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल गए। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ हुई, ये बाहर हो गया अपने पास तो हमने हटा दिया, ये भी बाहर हो गया तो ये भी हटा दिया। अब बच क्या गया, Zn+2 बच क्या गया बच्चों, यहाँ से अपने पास ये बच गया अपने पास Zn+2। अब ये बचा हुआ क्या होता है, ये इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर गया तो इसका मतलब अंतराकाश में क्या हो गई, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति हो गई। तो ये जैसे ही इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा बच्चों, तो आप यहाँ से उठाकर इसको, ये वाली चीज़ को यहाँ से उठाया और आपने कहाँ भेज दिया, यहाँ आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से। ऐसे ही हमने कहा इसको यहाँ से हटाए और ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अतिरिक्त धनायन आ गए यहाँ से। तो ये यहाँ से अपने पास इस तरह से क्या हो गए बच्चों, बाहर से कहाँ गए, अंदर आ गए। चलो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए अपने पास। ये वाला, ये अंदर आ गया, अंतराकाश वाली जगह थी, ये कहाँ आ गए, अंदर आ गए। तो अब अपने को एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ से कि ऑक्सीजन जो थी वो तो बाहर निकल गई और साथ में क्या थे बच्चों, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी थे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे, और चूंकि ये Zn+2 था, ये देखो Zn+2 है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, और ये क्रिस्टल क्या हो गया, उदासीन हो गया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए, ये क्या करेंगे, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और फिर वापस से वही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, और यहाँ से जालक क्या हो जाएगा, वो पीले रंग का दिखाई देने लगेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर पीले रंग का दिखा। पहले ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, उसके 4 इलेक्ट्रॉन बचे और Zn+2 आयन बचे, वो उठ के कहाँ गए, जालक के अंदर आ गए, क्योंकि कहीं और से तो आएंगे नहीं कि टपक जाए, कहीं और से Zn+2 आ गया, सीधा सीधा हो गया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। तो बच्चों अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अब अपन क्या लिखेंगे, इस दोष में अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए, इस दोष में अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ आपको मैं पूरा जो है ना नोट्स वाइज आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पर इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं आपको PDF तो करवाऊंगी प्रोवाइड, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे लिख देती, लेकिन आप PDF से उतारिएगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख देते हैं। जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए उदासीन बनाए रखने के लिए अंतराकाश में भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। और इसका जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो क्वेश्चन जो होगा वो ये वाला होगा। आपको PDF में सारी चीज़ मिल जाएगी, आप टेंशन मत कीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देखें। बच्चों यहाँ देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या है अपने पास। जो क्वेश्चन अभी बताया था आपको, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीले रंग का दिखाई देता है जबकि कमरे के तापमान पर यह सफ़ेद है, क्यों। तो इसके अंदर पहले सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, सीधे एक लाइन में लिखना हो तो धातु के आधिक्य दोष के कारण जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, जिसके फलस्वरूप Zn+2 और इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जालक पीले रंग का दिखाई देता है। बच्चों ये मैंने आपको आंसर भी यहीं लिखवा दिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास हो सके तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ये अपने पास यहाँ पे इसमें अंदर थोड़ा सा यहाँ पर भी आप इसको सही कर दीजिएगा। ये यहाँ पर जिंक प्लस
2 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ से कि जिंक +2 बाहर से प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला जो टॉपिक था ये भी खत्म होता है। नेक्स्ट है अपना धातु अभाव दोष या ऋणायन के आधिक्य के कारण, उसको हम कल के टॉपिक में कवर कर लेंगे। और 2021 के सिलेबस के अनुसार कल आपका ये चैप्टर जो होगा वो आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद का जो है अपना चैप्टर वो मात्र 2021 के लिए हट गया है, ठीक है। तो कल में देखते हैं बच्चों, आपका कवर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन मैं इस चैप्टर का आपका ज़रूर कराऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए। 2021 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप इस चैनल के द्वारा बहुत आराम से आसानी से कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट केमिस्ट्री के लिए तो नहीं करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलेगा, शेयर जरूर करिए बच्चों इसको। आपको भी किसी ने शेयर किया होगा, आपको भी ये चैनल कहीं से पता लगा होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ये उस चैनल तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे और अपनी पढ़ाई को आसान कर पाएंगे। धन्यवाद।